हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज सुजीत मिश्रा। तो अप्रैल मंथ हमारा खत्म हो चुका है, मई मंथ हमारा चल रहा है गाइस। और अप्रैल मंथ में जितने भी बिजनेस, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अफेयर्स हुए हैं, करंट अफेयर्स, उसको पूरे कंपाइल करके मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो में पूरा कुछ पढ़ा दूंगा गाइस। जो भी बच्चे आरबीआई ग्रेड बी, सेबी या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ क्लरिकल या किसी बैंक लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो सेशन को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके एग्जाम्स होते हैं 3-4 महीनों में भी होते हैं, तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। एक एक पॉइंट को पढ़िएगा ध्यान से। शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला पॉइंट गाइस, फर्स्ट पॉइंट यहां पर आप देख पा रहे हैं, लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज एफपीआई लिमिट। ठीक है, तो एफपीआई का मतलब क्या होता है? एफपीआई का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब विदेशी निवेशक जो हमारे देश में निवेश करते हैं। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एफपीआई लिमिट जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बढ़ा दी है। मतलब 15% कर दिया है, जो कि पहले 9% था। और इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फुल्ली एक्सेसिबल रूट भी इंट्रोड्यूस किया है एज न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान देनी है। एक तो गाइस, आपके एग्जाम में FAR का फुल फॉर्म आ सकता है, वो क्या है? फुल्ली एक्सेसिबल रूट है। क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट बॉन्ड में FPI की लिमिट को कितना कर दिया है? तो 9 से 15% कर दिया है। गाइज यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेट जिससे हमारे देश की प्राइवेट कंपनीज, इंडस्ट्रीज उधार लेती हैं। ठीक, तो अब देखो इसका मतलब क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज हाइक्ड द लिमिट ऑफ एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड फ्रॉम 9% टू 15%। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे रिलायंस कंपनी अभी है, रिलायंस कंपनी भी कोरोना वायरस की वजह से लॉस में है। रिलायंस कंपनी को मान लीजिए 100 रुपए उधार लेने हैं, 100 रुपए उधार लेने हैं। उसने क्या किया? उसने 100 रुपए का एक बॉन्ड लॉन्च किया कि भाई ये बॉन्ड हमसे खरीद लो और हमको 100 रुपए उधार दे दो। कितने भी साल के लिए? मान लीजिए 5-10 साल के लिए। और 10 साल के बाद आप ये बॉन्ड हमें वापस कर देना और हम आपको आपका मतलब जो भी आपने उधार दिया है वो, और प्लस आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक, तो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बनाया था कि अगर हमारे देश में कोई कॉर्पोरेट अपना बॉन्ड इशू करता है, मान लीजिए 100 रुपए, तो कोई फॉरेन का पर्सन मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इसमें केवल 9 रुपए ही लगा सकता है, 9 रुपए का ही खरीद सकता है। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के 15 रुपए कर दिया गया है, मतलब 15% कर दिया गया है। आई होप कि आप समझेंगे इस बात को। ठीक है, चलो फिर क्या है? करंटली द एफपीआई कैन इन्वेस्ट ₹3.17 लाख करोड़ इन इंडियन कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो राइट नाउ जो नियम है, जो 9% का नियम था, उसके हिसाब से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो हमारे देश के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में 3.17 लाख करोड़ रुपीस ही निवेश कर सकते थे। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी ये लिमिट बढ़ने की वजह से ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं ये 4.29 लाख करोड़ रुपीस निवेश कर सकते हैं। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। और कब तक की बात है? सितंबर 2020। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहले से ही मालूम रहता है ना कि कौन से जो कॉर्पोरेट है वो कितने का बॉन्ड इशू करेंगे। तो एक कैलकुलेशन यहाँ पे दिया गया है कि सितंबर 2020 तक अगर 9% होता तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 4.29 लाख 3.17 लाख निवेश कर पाते, लेकिन अब 4.29 लाख करोड़ निवेश कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा और क्या दिया गया है? और अगर ये कॉन्टिन्यूस चलता रहा, मतलब 15% कॉन्टिन्यूस चलता रहा, तो हमारा जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आप देखो एंडिंग मार्च, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 5.41 लाख करोड़ रुपीस निवेश कर सकते हैं। तो आपको ध्यान कैसे देना है? देखिए, एक तो आपको मैंने क्या बोला, आपको FAR का फुल फॉर्म लर्न करना है। उसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड में FPI लिमिट कितनी हो गई है? 15%। ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक, क्वेश्चन यही बन सकता है कि ये इंक्रीज होने पर अब FPI के लोग कितना निवेश कर सकते हैं सितंबर तक तो 4.29। और अगर आपसे मार्च 2021 पूछेगा तो फिर आपको ये डेटा याद करना पड़ेगा, 5.41 लाख करोड़ रुपीस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिसाइड दिस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस अ सेपरेट चैनल कॉल्ड द फुल्ली एक्सेसिबल रूट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके अलावा फुल्ली एक्सेसिबल रूट बनाया है। ये उनके लिए है जो कि हमारे देश के नहीं है, फॉर नॉन रेसिडेंट, लेकिन जो हमारे देश में निवेश करना चाहते हैं इन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। देखो, इसके पहले क्या था गाइस, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात कर रहे थे, है ना? अभी हम लोग इसकी बात कर रहे थे, अभी हम लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे देख पा रहे थे। लेकिन अभी हम गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करेंगे, हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, यही वही सेम चीज है कि निवेश करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कौन सा नया रूट डेवलप किया है?
कौन सा नया रूट डेवलप किया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर फुल्ली एक्सेसिबल रूट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला गया, एलिजिबल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी इन्वेस्टमेंट लिमिट। अब इस फुल्ली एक्सेसिबल रूट में कोई लिमिट नहीं है। एक फॉरेन का पर्सन गवर्नमेंट बॉन्ड में जितना मन चाहे उतना निवेश कर सकता है, और ये गवर्नमेंट बॉन्ड होंगे, ये 5 साल, 10 साल और 30 साल की मेच्योरिटी वाले होंगे। गाइस मैं मान सकता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन आपको इसमें पढ़ना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में, ठीक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की लिमिट कॉर्पोरेट बॉन्ड में 9% से बढ़ाकर 15% कर दी है, ठीक। तो अगर गाइस हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर को देखते हैं तो हमेशा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है, ठीक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो पहला 6 महीना ये होता है बेटा। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब ऐसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 6 महीने ऐसे चलते हैं। तो अगर 9% रहता तो हमारे देश में फॉरेन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट केवल 3.17 लाख होता। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, इसको बढ़ा के 15 कर दिया गया है, तो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट 4.29 लाख रहेगी सितंबर तक, 6 महीने तक। लेकिन अगर आप पूरे साल भर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.41 लाख हो जाएगा। इतना आपको लर्न करना है, ठीक। इसके अलावा क्या बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि एक नया रूट आ गया है, FAR, एक नया रूट आ गया FAR। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म है फुल्ली एक्सेसिबल रूट, ठीक। और ये किसके लिए है, ये है किसके लिए, ये है जो ये हमारे देश में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, ये इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, और इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी वो 3 मैच्योरिटी वाली होंगी, 5 साल, 10 साल और 30 साल। देख लीजिए लिखा है, ये सब पॉइंट आपको लर्न करने हैं। ये हमारी पहली न्यूज थी। आगे बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की बात कर ले। देखिए तो नेक्स्ट न्यूज है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये 5वें स्थान पर है इन बेस्ट लार्ज वर्कप्लेस इन एशिया 2020। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 5वें नंबर पे है इन द बेस्ट लार्ज वर्कप्लेस इन एशिया 2020, ठीक है। और अगर बात करें तो टॉप 5 में 3 इंडिया की ही कंपनियां हैं। कौन कौन सी, पहली है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ये तीसरे नंबर पे थी। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड ये चौथे नंबर पे थी इंडिया की, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये 5वें नंबर पे था। तो ये भी आपको पॉइंट हमने याद करा दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिट बैंक टू इशू इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का मतलब आप ये मत समझिएगा हम ई कार्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का मतलब हम डेबिट कार्ड की बेसिकली बात कर रहे हैं फॉर द ओवरड्राफ्ट अकाउंट। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए गाइज अभी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के लिए हमें क्या मिलता है, हमें डेबिट कार्ड वर्ड मिलता है। तो हम इस डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब पैसे निकाल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। क्या आपको ओवरड्राफ्ट अकाउंट के बारे में पता है? ओवरड्राफ्ट बोलिए या फिर सीसी बोलिए, कैश क्रेडिट बोलिए, ये क्या होता है बेटा, अगर आपका करंट अकाउंट है तो बैंक आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। शॉर्ट टर्म के लिए बैंक आपको लोन देता है, उसके लिए बैंक आपका एक अलग से अकाउंट खोलता है जिसे हम बेसिकली सीसी अकाउंट या ओडी अकाउंट बोलते हैं, और इसमें बैंक को पैसे डाल देता है जितना भी आप उधार मांगते हो। तो इसको निकालने के लिए अभी तक हम चेक का यूज करते थे। अभी आप चेक आप बनाओगे, फिर बैंक में डालोगे, फिर पैसे मिलेंगे, इसमें काफी टाइम लगता था। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस ओवरड्राफ्ट और सीसी ये जो लोन अकाउंट है इसके लिए भी कार्ड को अलाउ कर दिया कि बैंक इसके लिए भी कार्ड अलाउ कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि बिजनेसमैन मतलब तुरंत ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो बिजनेसमैन को बड़ा फायदा होगा। तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी किस अकाउंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को मतलब परमिशन दे दी है, तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट डिक्लेयर बैंकिंग इंडस्ट्री एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस टिल अक्टूबर 2021। गाइज अक्टूबर 21, एक बात बस मेरी ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा गवर्नमेंट ने किस सेक्टर को, किस इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी घोषित किया है, तो आपका आंसर क्या होगा, बैंकिंग इंडस्ट्री। और एग्जाम में ये भी बन सकता है कब तक, तो अक्टूबर 2021 तक, ये याद रखना जरूर क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलो देखो, तो भारत सरकार की बात करें, इन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर दिया है फॉर द 6 मंथ। फॉर द 6 मंथ का मतलब अक्टूबर 21 2020, अक्टूबर 21 2020, डेट याद रखिएगा, अक्टूबर 21 2020 तक ये बैंकिंग इंडस्ट्री पब्लिक यूटिलिटी में आ गई है,
ठीक। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस एक्ट का यूज किया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। तो याद रखिएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये भी याद आपको रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसका मतलब ये है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो अब बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एम्प्लॉय स्ट्राइक पर नहीं जा सकता है ड्यूरिंग द अप्रैल 21 टिल अक्टूबर 21। अप्रैल 21 से 21 अक्टूबर तक अब ये पब्लिक यूटिलिटी घोषित हो गई है, कोई भी एम्प्लॉय अब स्ट्राइक पर नहीं आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में बहुत सारे सेक्टर लॉस में हैं। उन सारे सेक्टर में एक सेक्टर म्यूचुअल फंड का भी है, ठीक। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी लॉन्च किया है, यानी कि आपके एग्जाम में SLF का फुल फॉर्म बन सकता है। तो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड, या फिर आपके एग्जाम में SLF MF भी फुल फॉर्म में आ सकता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कितने का? 50,000 करोड़ रुपए का। तो देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है 50,000 करोड़ रुपए का। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है इनकी हेल्प करेगा 50,000 करोड़ रुपए में, ठीक है। देखो, सेकंड लाइन का मतलब वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ईजिंग का मतलब पैसा देना, पैसा बढ़ाना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स में पैसा बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 90 दिन के लिए इन कंपनीज को लोन देगा। इन सिंपल लैंग्वेज मतलब आप कह सकते हो रेपो रेट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट पर दो लिखा है फिक्स रेपो रेट पर इन कंपनीज को लोन देगा 90 दिन के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, समझे, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले सकती है, किस पे? रेपो रेट पर। रेपो रेट जितना चल रहा होगा उतने पर आपको मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी को 90 दिन के लिए लोन मिल जाएगा। तो मतलब बहुत सिंपल इंटरेस्ट है, बहुत कम इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो ये स्पेशल लिक्विडिटी मतलब इस फैसिलिटी है गाइस, ये कब तक देखो वैलिड है? ये अप्रैल 27 से लेकर मई 11 तक वैलिड है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंपनी से बोला कि आप हमसे लोन ले सकते हैं। देखिए, मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ रुपीज, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर कोई कंपनी है जो म्यूचुअल फंड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना चाहती है अंडर स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, तो कम से कम उसे 1 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ेगा, ठीक है। याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर गाइस। तो अगर बात करें एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक ने अभी क्या किया है, इसने 29% शेयर परचेस कर लिए हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। और अब एक्सिस बैंक का शेयर कितना हो गया है? 30% हो गया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। यानी पहले एक्सिस बैंक के पास 1% का शेयर था। तो एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% स्टेक परचेस कर लिए हैं 1600 करोड़ रुपए, ठीक। और विद दिस द टोटल स्टेक ऑफ एक्सिस बैंक इन मैक्स लाइफ विल बी 30%। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1600 करोड़ में 29% स्टेक परचेस किए एक्सिस बैंक ने, और पहले 1% पहले से था, तो 30% हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस। तो फिच की बात करें, फिच रेटिंग एक्सपेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी टू श्रिंक बाय 3.9% इन 2020। तो फिच रेटिंग एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी कंपनी, जिसने ये बोला है कि जो पूरे विश्व का जीडीपी है वो 3.9% गिर जाएगा, 3.9% कम हो जाएगा इन 2020। तो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी 3.9% क्रश होने वाली है, गिरने वाली है। एक पॉइंट हमने आपको ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक से जो हमारे देश को खतरा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कुछ मेजर्स निकाले, उसकी बात कर लें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की और रिवर्स रेपो रेट 3.75% रह गया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने TLTRO का मतलब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 2.0 की घोषणा की है, जिसके थ्रू 50,000 करोड़ रुपए मार्केट में आरबीआई फिर से डालने वाला है। देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी और इस समय रिवर्स रेपो रेट 3.75% है, लेकिन रेपो रेट 4.40% है। इसके अलावा टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन आपके एग्जाम में फुल फॉर्म में तो ये आ ही सकता है, तो ये शुरू कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 50,000 करोड़ रुपए मार्केट में डालने वाला है। बेसिकली इसका जो लाभ होगा वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं उनको इसका लाभ पहुंचाने का ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीड़ा उठाया है, इसीलिए टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लेकर ये आए हैं। देखिए,
इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ रुपए का रीफाइनेंस फैसिलिटी लॉन्च किया है, जिसके तहत नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, एनएचबी को 10,000 करोड़ रुपए और सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हेल्प करने के लिए। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, गाइस आपके बैंक के एग्जाम में कई बार एलसीआर का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो कि 100% होता था, तो बैंकों से कह दिया है कि आप इसे 80% मेंटेन कर लीजिए, 80%। हाँ, ये 100 करना है आपको, लेकिन अभी 80 कर लीजिए। आप फिर देखिए क्या लिखा है, तो अक्टूबर 1 2020 तक आपको इसे 90 कर लेना है और उसके बाद अप्रैल 1 2021 तक आपको इसे 100 पे वापस ला देना है। अभी आपको 80 करना है, लेकिन फिर से आपको 100 करना पड़ेगा। तो 90% 1 अक्टूबर 2020 तक और फिर आगे 10% और, मतलब 100% अप्रैल 1 2021 तक कर लेना है फिर से बैंकों को। इसके अलावा गाइस बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस, इसका भी लिमिट बढ़ाकर 60% कर दिया है। मतलब पहले रिजर्व बैंक, ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट की जो WMA की लिमिट है उसको हम 30% इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन फिर इसको बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो अब ये जो TLTRO है, तो रिजर्व बैंक ने क्या बोला है कि हम 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए हम बांटेंगे लोन, ठीक। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी बोला था कि इस अमाउंट को 30 दिन के अंदर इस अमाउंट का 50% ये बैंकों को निवेश करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखिए तो 10% आपको निवेश करना है माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की सिक्योरिटी में। जो ये मतलब जैसे मान लो, जब एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मान लीजिए इस 50,000 करोड़ में से मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए ले लिए, तो इसका 50% मतलब 5,000 करोड़ रुपए SBI को निवेश करना पड़ेगा। इस 5,000 करोड़ का 10% आपको निवेश करना पड़ेगा माइक्रो फाइनेंशियल कंपनी के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें, ठीक। 15% आपको निवेश करना पड़ेगा सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विद असेट साइज ऑफ 500 करोड़ एंड बिलो। तो 15% आपको निवेश करना पड़ेगा ऐसी NBFCs के सिक्योरिटीज में जिनका असेट साइज 500 करोड़ रुपए या उससे कम है, और 25% आपको निवेश करना पड़ेगा ऐसी NBFCs की सिक्योरिटीज में जिनका असेट साइज बिटवीन 500 करोड़ टू मैक्सिमम 5,000 करोड़ रुपीस तक है। तो NBFC का मतलब क्या हुआ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसी कंपनी जो बैंक तो नहीं है लेकिन फाइनेंस में डील करती है, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, आपका मणिपुरम गोल्ड लोन हो गया, ठीक। तो ये ध्यान दीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि TLTRO में हम 50,000 करोड़ रुपए बांटेंगे, लेकिन जो भी बैंक लेगा तो इस अमाउंट का 50% आपको 30 दिन के अंदर अंदर निवेश करना पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा, तो 10% माइक्रो फाइनेंस कंपनी, 15% NBFC जिनका असेट साइज 500 करोड़ या उससे कम है, और 25% ऐसे NBFCs में जिनका असेट साइज 500 करोड़ से ऊपर है लेकिन 5,000 करोड़ से तक है, मतलब मैक्सिमम है। अच्छा, एक बात और देखिए यहाँ पे, देखिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने TLTRO में 30 दिन, जो मैंने आपको बोला कि 30 दिन के अंदर ये पैसा निवेश करना था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बनाया था कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको निवेश करना है, वरना आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, और ये पेनाल्टी रेपो रेट प्लस 2% होगा। 200 बेसिस पॉइंट का मतलब 2%, 100 बेसिस पॉइंट का 1%, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि अगर किसी बैंक ने 30 दिन में निवेश नहीं किया तो उसके ऊपर पेनाल्टी रेपो रेट के बराबर लगेगी, मतलब 4.40% प्लस 2% और लगेगी, पेनाल्टी इतनी बड़ी। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस 30 दिन के टाइम को एक्सटेंड करके 45 डेज कर दिया, ये भी देख लीजिएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको 45 डेज कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए TCS की बात करते हैं गाइस, ठीक है। TCS टू पावर इजराइल फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंक। तो TCS और इजराइल कंट्री के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो TCS जो है इजराइल का पहला फुल्ली डिजिटल बैंक लॉन्च करने वाला है। ये बैंक 2021 में लॉन्च होगा और इसका नाम अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। तो TCS के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो ये बैंक बनेगा तो वो TCS के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है TCS बैंक्स ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है याद करने वाला, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, TCS बैंक्स ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एन कामाकोडी टू बी रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द सिटी यूनियन बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी यूनियन बैंक के जो एमडी सीईओ थे एन कामाकोडी, उनका रीअपॉइंटमेंट मंजूर कर दिया है और ये 3 साल के लिए फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं एमडी सीईओ ऑफ द सिटी यूनियन बैंक। इसके बाद बात करें गाइस तो चाइना की बात कर लें। तो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, ये स्टार्ट करने जा रहा है अपना डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इसका नाम होगा, मतलब इन शॉर्ट डीसीईपी। फिर देख लो, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ये नाम होगा। तो ये वर्चुअल करेंसी है जो कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना शुरू करने जा रहा है अपने देश में, हालांकि अभी इसका ट्रायल शुरू होगा। और ये जो करेंसी होगी ये 1:1 के फॉर्म में निकलेगी ऑफ रेनमिबी। मतलब अगर मान लीजिए 10 रुपए, मतलब 10 रेनमिबी, तो 10 रेनमिबी अगर निकलता है तो 10 ये भी निकलेगा, डीसीईपी भी निकलेगा। डीसीईपी मतलब बराबर इक्वल वैल्यू का निकलेगा। डीसीईपी नाम है, सॉरी डीसीईपी। मतलब 1:1 का मतलब क्या हुआ, मैं इसे अगर हिंदी लैंग्वेज समझाऊं रुपीज में तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10 रुपए का नोट निकालती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 10 रुपए का ये वर्चुअल करेंसी भी निकालना पड़ेगा। 1:1 का मतलब ये है, तो वही समझ लीजिए। अगर 10 में भी आती है तो 10 डीसीईपी भी आएगी। तो पीपल बैंक ऑफ चाइना ने अपनी नई वर्चुअल करेंसी की टेस्टिंग शुरू कर दी है जिसका नाम है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डीसीईपी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी वेज और मींस एडवांसेस की लिमिट बढ़ा दी है। तो पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट किया था कि पहले हाफ तक, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई का सितंबर तक 1.2 लाख करोड़ रुपीस का लोन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी लिमिट बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और देख लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट और यूटी की जो लिमिट है, देखो एक बात और तुम्हें समझनी पड़ेगी। देखो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट या फिर यूटी, ठीक, इनको 90 दिन के लिए लोन मिलता है आरबीआई से, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वेज एंड मींस एडवांसेस बोलते हैं। ठीक, बोलते हैं। अब मान लीजिए 90 दिन कंप्लीट हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को लोन लिए हुए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पैसा वापस मांगा कि भाई टाइम तो पूरा हो गया, लेकिन सेंट्रल या स्टेट के पास पैसे नहीं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 दिन के लिए और स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन के लिए मोहलत देती है कि हम तुम्हें मोहलत देते हैं कि हमारा पैसा वापस कर देना। अब जो ये मोहलत मिलती है इसे हम क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट और यूटी जिनको पहले ओवरड्राफ्ट में 14 डेज का टाइम मिलता था, इनके टाइम को बढ़ाकर अब 21 दिन कर दिया गया कि आपको 21 दिन के बाद पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली अगर हम बात करते हैं तो पहले इसका टाइम लिमिट क्या था, पहले इसका टाइम लिमिट 36 डे था जो कि बढ़ा के 50 कर लिया गया। तो 14 से 21 ये याद करना है आपको, और 36 से 50 आपको ये याद रखना है। ये 2 पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बात करें गाइस तो आपको पता है कि धीरे धीरे बैंकिंग भी काफ़ी स्मार्ट होती जा रही है। तो हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा कर लें हम कि हम केवल बोलें और हमारे आवाज़ से बैंकिंग हो जाए। तो इसके लिए क्या हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक ने अमेजन के अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से एग्रीमेंट कर लिया है। मतलब अमेजन के अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर आपको आईसीआईसीआई बैंक का आईपैल मिल जाएगा। आईपैल एक चैटबॉट है जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, यानी कि आप बस अपना वॉइस कमांड दो और बैंकिंग आपके लिए शुरू हो जाएगी। तो आईसीआईसीआई बैंक ने अमेजन अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से वॉइस कमांड बैंकिंग के लिए एग्रीमेंट किया है। कौन से बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने। एक बात और देख लीजिए, इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च अ व्हाट्सएप चैट बेस्ड आईसीआईसीआई स्टैक which provide uninterrupted banking services for both retail and business customer। तो गाइज आपको पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे आप बैंक नहीं जा पा रहे हो, तो अगर आप बैंक नहीं जा पा रहे हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू बैंकिंग कर सकते हो। और ये जो व्हाट्सएप के थ्रू बैंकिंग आप कर सकते हो आईसीआईसीआई बैंक का, तो आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया है आईसीआईसीआई स्टैक के नाम से, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट गाइज, आप लोगों ने फोन पे देखा है, आप फोन पे यूज करते होंगे, आप लोग गूगल पे यूज करते होंगे, है ना। तो उसी तरह क्या हुआ है कि बीएसएनएल, तो बीएसएनएल ने क्या किया है, बीएसएनएल की हम बात कर रहे हैं।
हाँ, तो बीएसएनएल ने पार्टनरशिप की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ और इन्होंने मिलकर यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है भारत इंस्टा पे। तो बिल्कुल जैसे गूगल पे या फोन पे यूज होता है वैसे ही आप भारत इंस्टा पे यूज कर सकते हैं, जो कि बीएसएनएल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ज्वाइंट वेंचर है, यूपीआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। एचडीएफसी बैंक की बात कर लें गाइस, तो एचडीएफसी बैंक ने अभी अपना एक सेफ्टी ग्रिड कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था #सोशल डिस्टेंसिंग। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि #सोशल डिस्टेंसिंग नाम का एक सेफ्टी ग्रिड कैंपेन किसने किया था, तो एचडीएफसी बैंक ने किया था, याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, गोल्डमैन सैक्स की बात करते हैं। गोल्डमैन सैक्स एक यूएस का एक रेटिंग एजेंसी कंपनी। गोल्डमैन सैक्स ने भारत का जो रेटिंग होता है उसे डाउनग्रेड कर दिया है, उसे ओवरवेट से मार्केट वेट कर दिया। इतना ही आपको लर्न करना है कि गोल्डमैन सैक्स ने क्या किया है, भारत का जो स्टैंड है इंटरनेशनल मार्केट में, भारत की जो छवि है या भारत की जो रेटिंग है उसे ओवरवेट से मार्केट वेट कर दिया है, याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे बात करें गाइस, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, इन्होंने क्या किया है, IMF प्रेडिक्ट जीडीपी ग्रोथ फॉर एशिया इन 2020 एट 0%। तो IMF ने बोला है कि 2020 में एशिया की ग्रोथ रेट 0% होगी और ग्लोबल ग्रोथ रेट जो होगी वो 3% कम होने वाली है 2020 में। तो IMF के हिसाब से एशिया की जीडीपी ग्रोथ 0% रहेगी और ग्लोबल जीडीपी जो है वो -3% रहेगी। मतलब एशिया की कंडीशन अच्छी है, एशिया 0% और ग्लोबल जीडीपी -3%। ठीक है, इसके अलावा IMF ने बोला है कि भारत तब भी फास्टेस्ट ग्रोइंग एमर्जिंग इकोनॉमी बना रहेगा। भारत की ग्रोथ रेट 1.9% रहने वाली है 2020 में, वहीं चाइना की 1.2% रहने वाली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज, आप लोगों ने कई बार मेरे मुंह से बैंक का एश्योरेंस वर्ड सुना होगा। बैंक का एश्योरेंस वर्ड, बैंक का एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बैंक का एश्योरेंस का मतलब होता है कि एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी आपस में टाई अप करते हैं और बैंक उस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी अपनी ब्रांच से सेल करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और यस बैंक ने अपना बैंक का एश्योरेंस पैक जो है वो 5 साल आगे बढ़ा दिया। मतलब पिछले 15 साल से इनके बीच में पैक था और 5 साल और मतलब टोटल 20 साल का एग्रीमेंट हो गया है। मतलब कि यस बैंक की ब्रांच से आपको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी मिल सकती है, मिलेंगी। और 20 साल पूरा होने की खुशी में इन दोनों ने मिलकर 2020 को 2020-21 को एज द ईयर ऑफ द कस्टमर मनाने का निर्णय भी लिया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन से बैंक ने या कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने 2020-21 को ईयर ऑफ द कस्टमर के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एंड यस बैंक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, नाम तो आपने सुना है। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्चेस सेल्फ एफडी एंड सेल्फ सेविंग अकाउंट। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना 2 नया डिजिटल बैंकिंग सर्विस शुरू किया है, सेल्फ एफडी एंड सेल्फ सेविंग अकाउंट। इसका मतलब क्या है, आपको ब्रांच नहीं जानी है, आपको सीधे इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक की वेबसाइट पर जाकर आप यहां पर सेल्फ एफडी नाम का एफडी अकाउंट या सेल्फ सेविंग अकाउंट नाम का अकाउंट आप खोल सकते हैं। अगर आप एफडी अकाउंट खोलते हैं तो ये जो एफडी है, ये एफडी 90,000 रुपए तक आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं और आपको इसमें 7.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये एफडी रहेगा 1 साल के लिए। ठीक, और सेल्फ सेविंग अकाउंट की बात करें तो इसमें अगर आप पैसे जमा करते हैं तो आपको इसमें 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये सेविंग अकाउंट है तो इसमें कोई मैच्योरिटी वाली बात नहीं है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी सेल्फ अकाउंट की फैसिलिटी दी। अब ये सेल्फ अकाउंट कौन कौन से अकाउंट के फॉर्म में खुल सकता था, तो आप बोलेंगे एक एफडी के फॉर्म में और एक सेविंग अकाउंट के फॉर्म में। ये करंट अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट के फॉर्म में नहीं था, याद रखिएगा ये भी पॉइंट। चलिए, अजय महाजन की बात कर ले। तो अजय महाजन जो है ये अपॉइंट हुए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ द केयर रेटिंग। अजय महाजन अपॉइंट हुए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ द केयर रेटिंग। अजय महाजन की हम बात कर लें गाइस, तो अजय महाजन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द केयर रेटिंग। ठीक है, ठीक, और ये राजेश मोक्षी को रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, महाप्रसाद अधिकारी की यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो महाप्रसाद अधिकारी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ नेपाल राष्ट्र बैंक।
महाप्रसाद अधिकारी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ नेपाल राष्ट्र बैंक। महाप्रसाद अधिकारी ये गवर्नर बने हैं नेपाल राष्ट्र बैंक के, नेपाल के सेंट्रल बैंक के। इनका टेन्योर 5 साल का होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, IMF MD Christina Georgia ropes Raghuram Rajan and 11 other to key external advisory group। तो IMF की चीफ कौन है गाइस? IMF चीफ है क्रिस्टीना जॉर्जिया। इन्होंने 12 मेंबर की एक कमेटी बनाई है इंक्लूडिंग रघुराम जी राजन, जो कि क्रिस्टीना जॉर्जिया को बेसिकली गाइड करेंगे जो भी कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से पूरे ग्लोबल लेवल पे रिसेशन आया है उस केस में। ठीक है, और देख लीजिए, महाबलेश्वर MS रीअपॉइंटेड एज द MD CEO ऑफ द कर्नाटका बैंक। देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ द महाबलेश्वरा MS एज द MD एंड CEO ऑफ द कर्नाटका बैंक। 3 साल के लिए इनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है। इसके अलावा पी जयराम जो है, पी जयराम भट्ट, ये पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बन गए हैं कर्नाटका बैंक के। 2 अपॉइंटमेंट है, तो MS महाबलेश्वरा और पी जयराम भट्ट दोनों अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, तो सिडबी की बात करें गाइस, तो सिडबी की बात करें तो सिडबी ने MSME को हेल्प करने के लिए, सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी सेफ नाम की स्कीम लॉन्च की थी मार्च 2020 में। इस स्कीम के तहत MSME को 50 लाख रुपए का लोन मिलने वाला था, लेकिन 7 अप्रैल को सिडबी ने अपने ये सेफ स्कीम में ये 50 लाख की लिमिट बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी है, याद रखिएगा। तो यानी कि सेफ स्कीम में 2 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा MSME को। ठीक, इसके अलावा सिडबी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है सेफ प्लस। तो सेफ प्लस की बात करें, इसमें क्या होगा, इसमें इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल, मतलब कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए, डे बाय डे ऑपरेशन के लिए MSME को 1 करोड़ रुपए का और अलग से उधार मिलेगा। वो आपको बताना पड़ेगा कि आपको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए 1 करोड़ रुपए का, और ये पैसा 48 आवर्स में MSME को 5% की दर से मिल जाएगा। तो सेफ में कितना, 2 करोड़ रुपए, सेफ प्लस में कितना, 1 करोड़ रुपए, लेकिन सेफ प्लस वर्किंग कैपिटल के लिए है, ये भी याद रखिएगा, 5% का ब्याज है उस पर। अच्छा, आगे देखें तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लें। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म DigiGen वेयर कस्टमर कैन डिजिटली ओपन अ सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। भाई सेम है। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया गाइस, इसने अपना एक DigiGen नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप जाकर अपना सेविंग अकाउंट और FD खुलवा सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब गाइस बात कर लें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात यहाँ पर हो रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंटमेंट अप्रूव कर दिया है राज विकास वर्मा का। राज विकास वर्मा ये क्या रहेंगे, ये फॉर्मर चेयरमैन और MD रह चुके हैं NHB के। ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो फिर देख लो बेटा क्या बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं RV वर्मा का। ये क्या बन गए हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के 3 साल के लिए। एक पॉइंट आपको ये लर्न करना है। इसके अलावा संजय अग्रवाल भी रीअपॉइंट हुए हैं। संजय अग्रवाल किस पोस्ट पर, MD एंड CEO ऑफ द AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो संजय अग्रवाल MD CEO बन गए हैं, और उत्तम तिब्रेवाल ये क्या बन गए हैं, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। यानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने 3 पोस्ट की बात की। एक RV वर्मा ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं, संजय अग्रवाल MD CEO बने हैं, और उत्तम तिब्रेवाल ये होल टाइम डायरेक्टर बने हैं। और ये सब रीअपॉइंट हुए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, तो आप लोगों को शायद याद होगा, आप लोगों ने गाइस लास्ट ईयर मेरे ही मुंह से नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात की थी, जिसमें हमने सुना था कि भारत सरकार 102 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने वाली है हमारी इकोनॉमी को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। तो उसके लिए कमेटी को बनाया गया था। इस कमेटी को अतानु चक्रवर्ती जो है वो लीड कर रहे थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और सबमिट के हिसाब से इन्होंने क्या बोला है कि 102 नहीं
111 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने पड़ेंगे, 111 लाख करोड़ रुपीस खर्च करने पड़ेंगे फॉर ड्यूरिंग 2020 से 2025 तक, अगर देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं, हालांकि ये सब इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप चाहें तो इसे आराम से स्किप कर सकते हैं। बस ये अमाउंट इंक्रीज हुआ है। मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला आपसे कि 102 लाख पहले था, अब ये कितना हो गया 111, यही आपको ध्यान देना है, यही आप ध्यान दीजिए, ये सब पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, अब कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें गाइस, वर्ल्ड बैंक 82 मिलियन यूएसडी या 585 करोड़ रुपीस लोन दे रहा है हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रहा है, अमाउंट आपके सामने है। इसके अलावा गाइस अगर बात करें तो सिंगापुर की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है कैलेडियम इन्वेस्टमेंट, जिसने बंधन बैंक में 1.1% शेयर एडिशनल परचेस किए हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब कैलेडियम इन्वेस्टमेंट के बंधन बैंक में अब 4.49% शेयर हो चुके हैं। इसके अलावा देखिएगा, इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल नाम की कंपनी को अलाउ कर दिया है कि ये अब को ब्रांडिंग अपना प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट शुरू कर सकते हैं। मतलब देखिए, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बड़ी सिंपल लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब को ब्रांडेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। को ब्रांडेड का सबसे सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आपका बैंक, अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है गाइस, तो आपको यहाँ पे मास्टर कार्ड या वीजा ये सब मिलता है। ये को ब्रांडेड का एग्जांपल हो गया डेबिट कार्ड का। तो अभी तक हमारे देश में जो कंपनीज हैं, बेसिकली जो कंपनीज हैं, उनको अलाउ नहीं था कि वो अपना नाम और किसी मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड उसका नाम यूज कर लें। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको बोल दिया है कि अब ये भी को ब्रांडेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लॉन्च कर सकते हैं। सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल को मतलब अलाउ किया है। ये पहली कंपनी हमारे देश में है जिसे को ब्रांडिंग प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करने का अधिकार मिला है। तो ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। इसके अलावा गाइस, अभी यस बैंक ने अप्रैल मंथ में अपने सारे शेयर होल्डर की लिस्ट रिवील की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी 48.21% शेयर हैं यस बैंक में। इसके अलावा एचडीएफसी के और आईसीआईसीआई के 7.97% शेयर हैं। एक्सिस बैंक के 4.78% शेयर हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के 3.61% शेयर हैं। बंधन बैंक के 2.39, फेडरल के 1.92, आईडीएफसी के 1.67 एंड एलआईसी के 1.64। नेक्स्ट पॉइंट याद कर लेंगे, ठीक है। गाइस आपने देखा कि मैंने आपको खुद ही पढ़ाया कि फेसबुक ने क्या किया। फेसबुक ने रिलायंस जियो में निवेश किया, 9.9% शेयर का मालिक भी बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना रिटेल मार्केट शुरू कर दिया है, ऑनलाइन स्टोर जियो मार्ट, वो भी व्हाट्सएप पे। मतलब आप अपने व्हाट्सएप पे ये नंबर सेव कर लो, 8850000800, ठीक। और ये नंबर किसका है, ये नंबर जियो मार्ट का है। इससे क्या होगा, इससे नवी मुंबई, थाने और कल्याण में इसका यूज हो रहा है। मतलब कि आप इस व्हाट्सएप से जियो मार्ट के जरिए अपने घर पर सामान मंगा सकते हो। तो जियो मार्ट ने व्हाट्सएप नंबर शुरू कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज है, याद रखिएगा ये भी न्यूज। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ये बैंक मुंबई का था, तो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। इसके अलावा गाइस बात करें कुछ और मिसलेनियस का, तो इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जर्नल, जो कि 26% स्टेक मतलब शेयर का मालिक था इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जर्नल इंश्योरेंस, इसने अपना 26% शेयर सेल कर दिया है। बदले में इसको 310 मिलियन यूएसडी रुपए मिले, करीब 2325 करोड़ रुपए। और ये इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जर्नल ने अपना शेयर बेचा है निपन अपॉर्चुनिटीज एलएलपी को। ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी की बात करें, इसने 5.45% स्टेक एक्वायर कर लिए स्पाइस जेट में। एक ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके अलावा फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, फ्लिपकार्ट ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस से एग्रीमेंट किया है। मतलब इन इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी आपको फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म से बेचने को मिल सकती है, ठीक है। याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड गो डिजिट।
नेक्स्ट पॉइंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर लें। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 346 मिलियन यूएसडी, अराउंड 2600 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के जो रूरल एरियाज हैं वहां के लिए मतलब अप्रूव कर दिए हैं फॉर द रिलायबल पावर। एशियन डेवलपमेंट बैंक महाराष्ट्र $346 मिलियन फॉर रिलायबल पावर कनेक्शन। ठीक, और देख लीजिए, इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $60 मिलियन का लोन दिया है आवास फाइनेंसरीज को, जो कि हमारे देश में होम लोन प्रोवाइड करती है कंपनी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की हेल्प करने के लिए 2.2 बिलियन यूएसडी की बात बोली है। 2.2 बिलियन यूएसडी का ही हमें लोन देंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। और कुछ मिसलेनियस, फेडरल बैंक की बात कर लें गाइस, तो फेडरल बैंक ने क्या किया है, फेडरल बैंक ने 4% शेयर परचेस किए हैं आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक, तो फेडरल बैंक ने क्या किया है, आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 4% शेयर और परचेस कर लिए हैं। किससे कर लिए हैं, आईडीबीआई बैंक से कर लिए हैं। और ऐसा करते ही अब फेडरल बैंक के 26% शेयर हो चुके हैं आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में। अच्छा, और देख लीजिए, आईटी फर्म टेक महिंद्रा और यूएस फर्म आईबीएम के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। इनका बेसिकली जो एग्रीमेंट हुआ है वो हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रेटजीज बाय एस्टैब्लिशिंग इनोवेशन सेंटर्स टू एड्रेस कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से आपको भावनाएं समझ में आ गई होंगी। टेक महिंद्रा और यूएस बेस्ड आईबीएम के बीच में एग्रीमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के लिए हुए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले गाइस, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है गाइस कि हम किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर, हम क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट CGFMU की बात करने वाले हैं। तो ये क्या है, ये CGFMU क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। इसके तहत क्या बोला गया था, इसके तहत बोला गया था कि मतलब कि जो ये बेसिकली जो किसान विसान होते हैं या छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, इनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ने बैंकों से बोला कि आपको इसको इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक लोन दे दीजिए, और ये कोलैटरल फ्री होते हैं, मतलब विदाउट सिक्योरिटी होते हैं। तो अगर किसी पर्सन ने आपसे मतलब बैंक से लोन लिया और वो बैंक का पैसा वापस नहीं कर पा रहा है और बैंक को लॉस हो गया, तो इस लॉस का 50% सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इस लॉस का वो 75% भरने वाले हैं अगर लॉस होता है तो। ठीक, ये भी याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा फिच की बात करें, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत का राजकोषीय घाटा जो है इस बार वो 6.2% ऑफ जीडीपी प्रेडिक्ट किया है। 6.2, जबकि भारत सरकार 3.4% बोल रही थी, इन्होंने 6.2% बोला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ेंगे इस पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लें। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने टोटल $100 मिलियन का लोन उठाया है। 75 मिलियन किससे, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, और 25 मिलियन किससे, तो सिटी बैंक से। ठीक है, अब यहां पर हम हेलीकॉप्टर मनी की बात करेंगे। इस पर मैंने पूरी एक क्लास यूट्यूब पे ली है। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव जी, इन्होंने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट को अगर अपने देश को वापस ग्रोथ पे लाना है तो हमारी जो भी जीडीपी है उसके 5% के बराबर हेलीकॉप्टर मनी प्रिंट करनी चाहिए हमारे देश में। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री ने बोला है कि अगर हर व्यक्ति के अकाउंट में 5,000 रुपए आ जाते हैं, जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से कम है, तो हम अपने देश को मतलब सही ट्रैक पर ले जा सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर मनी पर 2 न्यूज थी। और देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ओबिकस करवाया। ओबिकस बेटा इसका फुल फॉर्म ऑर्डर बुक इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। ओबिकस एक तरह का सर्वे है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करवाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये 2008 से करवा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मतलब ग्रोथ होनी है, डिक्लाइन होना है, इन सबको देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हर साल ये मतलब ओबिकस सर्वे करवाना पड़ता है। तो एक न्यूज ये है आपके लिए। और देख लीजिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मकबूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। गोवा का ये बैंक था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इंडिया की टीवीएस मोटर कंपनी की एक सब्सिडरी है, मतलब टीवीएस मोटर कंपनी के अंडर में काम करने वाली एक टीवीएस मोटर सिंगापुर है। इसने क्या किया है, इसने ब्रिटेन के 122 साल पुराने नॉर्टन नाम की मोटरसाइकिल जो कंपनी है उसको एक्वायर कर लिया है विद 16 मिलियन पाउंड में।
तो टीवीएस जो इंडिया की जो टीवीएस कंपनी है उसी ने किया है, लेकिन इंडिया की टीवीएस कंपनी की एक आर्म है, मतलब उसके अंडर में काम करने वाली टीवीएस मोटर सिंगापुर है, उसने एक्वायर किया है यूके की नॉटॉन को, ये भी याद कर लीजिएगा। और देख लीजिएगा इस जापान की एक कंपनी है ओरिक्स कॉर्पोरेशन, ओरिक्स कॉर्पोरेशन ये आपके सामने है, ठीक। तो ओरिक्स कॉर्पोरेशन ने 100% स्टेक परचेस कर लिए हैं IL&FS विंड पावर सर्विस के 6.05 करोड़ रुपीस में, ठीक। चलिए, तो गाइज ये आपके सामने न्यूज थी, मैंने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आपको एक साथ कलेक्ट करके दे दिए। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपके पास IBPS गाइड का एप्लीकेशन होना चाहिए, वहां पर आपको मेरी इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए।